Good afternoon, friends. चलो अब आज के लेक्चर में पहले अपन बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब पहला सेक्शन जो आज अपने को डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 40B करके। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजन इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। सो थोड़ा सा ध्यान से समझो कि प्रोविजन क्या है। सेक्शन नंबर इज 40B। अब फ्रेंड्स देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है और ये फर्म के अंदर कौन है? पार्टनर्स। अब ये फर्म जो है ना, फर्म वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। सो पार्टनर ने क्या प्रोवाइड किया है? कैपिटल प्रोवाइड किया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। या पार्टनर ने लोन दिया हुआ है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो फर्म जो है वो क्या पे कर रही है अभी पार्टनर्स को? इंटरेस्ट। सेकंड, पार्टनर्स जो है उनको मिल रहा है रेम्यूनरेशन। बोलो क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन। सो जैसे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारे अमाउंट्स पे कर रही है। अब ये दो चीजें फर्म के लिए क्या है? तो फर्म के लिए ये दो चीजें एक्सपेंस है। फर्म यही दो चीजों को P&L अकाउंट में क्या करेगा? डेबिट करेगा। सो फर्म के लिए ये दो चीजें क्या है? एक्सपेंस है। फर्म ने ये दो चीजें क्या कर दी? डेबिट कर दी P&L अकाउंट में। अब फर्म को आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्म ने क्या भर दिया इस पे? टैक्स। और फिर क्या आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया गया। तो अब तुम समझो, ये जो फर्म है ये फर्म से पार्टनर्स को नंबर 1 क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। नंबर 2 क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन। एंड नंबर 3 और क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट्स। ये तीन चीजें फर्म ने किसको दी है? पार्टनर्स को दी है। अब तुम समझो, ये दो चीजें जो है ना, दो चीजें नंबर 1 एंड नंबर 2, ये पार्टनर्स को क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। जबकि शेयर इन प्रॉफिट जो है पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। आपको याद हो तो इतना एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a) करके। अच्छा, पार्टनर्स को ये चीज टैक्सेबल होगी तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी पार्टनर को? तो पार्टनर को टैक्सेबल होगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। याद करो, अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 28। कौन सा सेक्शन था ये? उसमें ये चीज स्पेसिफिकली लिखी है कि पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट मिलेगा वो ये हेड में टैक्सेबल है। सो अब ये शेयर इन प्रॉफिट क्या हो रहा है? एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट हो रहा है? शेयर इन प्रॉफिट क्यों एग्जेम्प्ट हो रहा है? ऑलरेडी टैक्स हो चुका है वो अमाउंट। फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उस अमाउंट पे ऑलरेडी फर्म ने टैक्स भर दिया है। इसी रीजन के वजह से टैक्सेबल नहीं होगा। किसको? पार्टनर्स को। एंड जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड जो भी आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, क्योंकि वो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो फर्म ने P&L में डेबिट किया था, उसकी वजह से फर्म के प्रॉफिट्स कम हो चुके थे, तो अब वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब ध्यान से समझो। अब फ्रेंड्स हो क्या रहा था कि समझो एक फर्म है और ये जो फर्म है ना उसके प्रॉफिट्स हैं टोटल 40 लाख के।
और यही फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी। अब ये फर्म है ना, फर्म पहले क्या करती थी, 40 लाख के फर्म को प्रॉफिट्स है, और फर्म अब ऐसा दिखाती थी कि हम क्या पे कर रहे हैं, बोलो, सैलरी किसको, ए बी सी डी को। कितना सैलरी, 10 10 10 10 लाख। तो फर्म के प्रॉफिट्स कितने हो गए, 0, और फर्म का टैक्स कितना हो चुका, 0। फर्म की प्रॉफिट्स जो थी वो 40 लाख की थी, जिस पे तुम समझ पा रहे हो, तो फर्म को 30% के हिसाब से कहने से 12 लाख टैक्स आना चाहिए। फर्म ने क्या किया, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 4 पार्टनर्स को सैलरी पे कर दी या इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अब यही 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख पार्टनर के लिए क्या हो गया, इनकम। और पार्टनर सारे इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल समझो ये सारे के सारे ऑप्शनल स्कीम में अगर चले जाए, यानी से हर एक पार्टनर का टैक्स आएगा 1,12,500। थोड़ा सा समझ पा रहे हो, तो चारों का टैक्स मिला के 4.5 लाख का टैक्स होगा। मतलब अगर फर्म खुद टैक्स भरती तो 12 लाख का टैक्स। फर्म ने क्या किया, प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया, अपने ही पार्टनर्स को सैलरी दे दो या अपने ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दो। तो आप इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन दे देते थे, किसको, पार्टनर्स को, ताकि टैक्स किसको लगे, पार्टनर्स को। और सारे पार्टनर्स कौन है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल चले गए ऑप्शनल स्कीम में, तो ऑप्शनल स्कीम में इन सबका टैक्स क्या नहीं से 1,12,500। डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे तो और टैक्स कम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो फर्म क्या करती थी, अपने प्रॉफिट्स कम करने के लिए इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन यूज करती थी ताकि उसको टैक्स कम आए। और इसी रीजन के वजह से बनाया गया सेक्शन नंबर 40B। और 40B में क्या लिखा कि आपको इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म माइनस करने मिलेगा, लेकिन वो सारी इंटरेस्ट पे एंड वो सारे रेम्यूनरेशन के ऊपर हम रख देंगे कुछ लिमिट्स। सो आप इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म माइनस कर सकते हो, आप रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म माइनस कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे। आप लिमिट से ज्यादा माइनस नहीं कर पाओगे। तो कुछ लिमिट्स रखी गई है, कुछ कंडीशंस रखी गई है, और फिर आपको इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन जो है वो माइनस करने मिलेगा। बैठा, दिमाग में बैठा? वापस से समझो। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना था, बोलो, प्रॉफिट। अब फर्म को अगर हम टैक्स देखने जाएं तो 30% के हिसाब से टैक्स आना चाहिए। तो फर्म का टैक्स कितना आना चाहिए था, 12 लाख। अब फर्म ने क्या प्लानिंग किया टैक्स बचाने के लिए, फर्म ने 4 पार्टनर्स थे फर्म के अंदर, चारों पार्टनर्स को 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख क्या पे कर दिया, सैलरी। रेम्यूनरेशन वर्ड यूज करो, या फिर समझो इंटरेस्ट दे दिया। सिंपल है, ये 40 लाख उनको है ना अपने हाथ में नहीं रखना है, क्योंकि अपने हाथ में रखेंगे तो 30% टैक्स आएगा। तो इन लोग ने क्या किया, पार्टनर्स के हाथ में डाल दिया पैसा। और पार्टनर्स जो है वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो अब उन सबको टैक्स कैसे आ रहा है, कहने से उन सबको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आ रहा है। और स्लैब रेट के हिसाब से ऑप्शनल स्कीम में 10 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा, 1,12,500। 1,12,500 हर एक % टैक्स भर देगा, तो भी सब मिला के 4.5 लाख का टैक्स। अगर फर्म टैक्स भरता तो 12 लाख, चारों पार्टनर मिला के भर रहे तो 4.5 लाख। इस तरह से फर्म क्या करती थी, अपने ही पार्टनर्स को ज्यादा रेम्यूनरेशन देके, अपने ही पार्टनर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देके खुद के प्रॉफिट्स कम करती थी, ताकि टैक्सेबिलिटी हम किस पे शिफ्ट कर पाए, पार्टनर्स पे। और इसी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने बनाया कौन सा सेक्शन, 40B, जहां पे उन्होंने ये नहीं बोला है कि एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकती। पे कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो डिसअलाउ कर रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको माइनस करने देंगे, लेकिन जो भी इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी रेम्यूनरेशन होना चाहिए, वो सब होना चाहिए विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। कुछ कंडीशंस हम बताएंगे, वो सारी कंडीशंस भी सैटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी हमें 2 चीजों पे डिस्कशन करना है। पहला, कि एक फर्म को कितना इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा, एंड दूसरा, एक फर्म को कितना रेम्यूनरेशन माइनस करने मिलेगा। अमेंडमेंट रेम्यूनरेशन वाले पार्ट में हुई है। अब आपको पहले मैं इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, फिर रेम्यूनरेशन। शेयर इन प्रॉफिट पे वैसे भी कोई डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि शेयर इन प्रॉफिट
तो कैन आई से इट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, तो उस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। सो अभी अपन दो चीजें डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं कौन सा 40B, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म ने अपने पीएनएल में इंटरेस्ट को डेबिट किया है, फर्म ने अपने पीएनएल में रेम्यूनरेशन को डेबिट किया है, क्या वो रेम्यूनरेशन लिमिट के अंदर है कि नहीं, क्या वो रेम्यूनरेशन 40B के हिसाब से दिया गया है कि, वो अपने को देखना है बस। अरे समझा? अब पहला डिस्कशन जो अपने को करना है, पहला डिस्कशन वो है इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल। बोलो क्या है? इंटरेस्ट ऑन, मतलब पार्टनर ने क्या प्रोवाइड किया है? लोन, या फिर पार्टनर ने क्या प्रोवाइड किया है? कैपिटल, और अब फर्म उसको क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट। अब तुम यहां पे पहला ही पॉइंट रीड करो, ये देखो क्या लिखा है, कंडीशंस फॉर अलावेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। पहला ही कंडीशन क्या है, देखो, द इंटरेस्ट पेबल बाय टू इट्स शुड बी बाय एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। अब यही चीज को मैं आपको दो एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय, एंड सेकेंड, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ। दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो। पहला क्या है? पहला ऑथोराइज्ड बाय, एंड सेकेंड क्या है? इन अकॉर्डेंस विथ। अब समझो, है सबका ध्यान है यहां पे? चलो पे अटेंशन। पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जब भी बनाते हो आप लोग, कहना इसे जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब ध्यान से सुनो, केस 1, पार्टनरशिप डीड जो है ना, पार्टनरशिप डीड आपने बनाई, एंड उसमें देयर इज नो ऑथोराइजेशन, देयर इज नो ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या? नो ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कहीं पे भी डीड में लिखा नहीं है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस मच परसेंटेज। So partnership deed is silent. There is no authorization given by partnership deed. And अब क्या हुआ कि फर्म ने अपने ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे भी की एट द रेट ऑफ 10%। मतलब डीड में लिखा, डीड ऑथोराइजेशन दे, बट फर्म ने तो भी पे की। अब अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे किया एंड देयर इज नो ऑथोराइजेशन, ये सारी की सारी इंटरेस्ट फर्म के हाथ में क्या हो जाएगी? डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब क्या? आप पीएनएल अकाउंट में इस चीज को डेबिट, और अगर आपने डेबिट कर दिया है तो क्या करोगे? एड बैक। सो पहले तो फर्म आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा, कब? जब नंबर 1 ऑथोराइजेशन होना चाहिए। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या? डीड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए क्या? कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस मच परसेंटेज। सो ये आपका पहला पॉइंट है। पहले ही पॉइंट में और एक चीज है कि पेमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। पेमेंट शुड बी एज पर दी, और इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। अब सुनो, पार्टनरशिप डीड authorizes payment of interest at the rate of 10%। मतलब डीड में लिखा है क्या? कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, मतलब क्या ऑथोराइजेशन दे दिया है? दे दिया। लेकिन अब फर्म ने क्या किया पता है? फर्म ने उसके पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे की एट द रेट ऑफ 11%। क्या पेमेंट इज इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड? आंसर इज नो। कितना इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड?
सो 1% क्या हो जाएगा बोलो, डिसअलाउ। ये बैठ रहे ना दिमाग में आपके। सो पहला पॉइंट क्या है, पढ़ो। द इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू इट्स पार्टनर शुड बी ऑथोराइज्ड बाय एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। सेकेंड पढ़ो ये सेकेंड पॉइंट। द इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू इट्स पार्टनर should not be for a period falling prior to the date of such partnership deed authorizing the payment of such interest। अब इसका मतलब क्या, थर्ड पॉइंट ध्यान देना भाई, थर्ड पॉइंट ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, पार्टनरशिप डीड है एंड देयर इज नो ऑथोराइजेशन फॉर payment of interest. There is no authorization for payment of interest. Partnership deed is silent. अब यही पार्टनरशिप डीड को आपने 1 जुलाई 2024 को अमेंड किया, अमेंड रिवाइज कर सकते हैं ना अपन पार्टनरशिप डीड, तो आपने क्या किया है, अमेंड। Now amended partnership deed, this is amended partnership deed, authorizes payment of interest at the rate of 10% with effect from 1st April 2024। मतलब क्या, डीड में इफेक्ट दिया और तुम्हें समझ में आ रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। पहले ऑथोराइजेशन था नहीं, नया डीड बना 1 जुलाई को, और 1 जुलाई वाली डीड क्या बोल रही है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। एंड नाउ फर्म pays interest to partners for entire previous year, that is from 1/4/2024 to 31st March 25। ये पार्टनर्स को सारा का सारा इंटरेस्ट पे किया। तो अब ये प्रोविजन क्या बोल रहा है 40B कि इसमें से आपको 3 महीने की इंटरेस्ट अलग करनी पड़ेगी और 9 मंथ्स की इंटरेस्ट अलग करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 24 से लेके 30 जून 24, क्या ये टाइम पे कोई ऑथोराइजेशन था क्या? नहीं। रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड कैन नॉट गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आप अगर इफेक्ट दे भी रहे हो तो वो इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए। तो ये वाली जो इंटरेस्ट है ना 3 मंथ्स की, बोलो क्या हो जाएगी? बट 1 जुलाई 24 से लेके 31 मार्च ये वाली इंटरेस्ट जो होगी 9 मंथ्स की, वो क्या हो जाएगी? अलग। समझा? सो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट कि इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ एंड इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रायर पीरियड इंटरेस्ट नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा बोलो? मतलब डीड जब ऑथोराइज कर रहा है उसके बाद से आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो चलेगा, बट उसके पहले का जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं चलेगा। अब आ रहा है 5th पॉइंट, ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप डीड ऑथोराइजेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। 15% इंटरेस्ट मिलना चाहिए पार्टनर्स को। ऐसा कहां लिखा है? पार्टनरशिप डीड में लिखा है। एंड एक फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे भी किया है एट द रेट ऑफ 15%। सुनो अभी शांति से, क्या डीड के अंदर ऑथोराइजेशन है? ऑथोराइजेशन है।
क्या पेमेंट इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड हुआ है? 15 बोला है, 15 ही किया है। 15 बोला और समझो 10 किया तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा नहीं किया है ना उसमें। सो अकॉर्डेंस विथ भी है। अब ये इंटरेस्ट प्रायर पीरियड इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी तक तो मैंने जितनी भी कंडीशंस पढ़ाई वो सारी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। इट इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। तो अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? तो अब तो ये इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए? अलाउ होनी चाहिए। बट अब सेक्शन 40B क्या बोल रहा है? सेक्शन 40B बोल रहा है कि एक फर्म अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे कर सकता है ना, पे, वो होगा मैक्सिमम 12%। बोलो मैक्सिमम कितना? 12%। मतलब आज ये फर्म ने कितना ये इंटरेस्ट पे किया है? बोलो 15% पे किया है। तो फर्म का जो P&L अकाउंट होगा उसमें यहां पे दिखेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, और फिर फर्म का क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट आया होगा। तो अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि फर्म, यू स्टार्ट विथ योर नेट प्रॉफिट, आप अपने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो और इसके अंदर क्या कर देना? एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3%। मतलब फर्म, हम आपको मैक्सिमम कितनी इंटरेस्ट माइनस करने देंगे? 12। अगर आपने 12% से ज्यादा माइनस किया है तो फिर जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट होगा वो डिसअलाउ। मैंने आपको क्या बोला था? ये सेक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस भी है और कुछ लिमिट्स भी है। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये लिमिट है। क्या है ये? लिमिट के मैक्सिमम हम आपको कितना माइनस करने देंगे? 12%। सो फर्म अपने पार्टनर्स को जितना भी इंटरेस्ट देना चाहे दे सकती है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम दो इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम फर्म आपको अलाउ कितना करेंगे? हम आपको मैक्सिमम जो अलाउ करेंगे वो होगा सिर्फ 12%। 12% से ज्यादा हम फर्म आपको अलाउ नहीं करेंगे। सुन रहे तुम लोग? तुम्हें ये समझा? अब मैं तुम्हें और एक चीज पूछने जा रहा है, सोच के आंसर देना। ये वाला ही केस अपन आगे कंटिन्यू करते थोड़ा सा। फर्म ने कितना परसेंटेज इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर्स को? 15 पे किया है। फर्म को अलाउ कितना हुआ? अलाउ। फर्म को डिसअलाउ कितना हुआ? वापस से एक बार पूछ रहा हूं, मैं फर्म हूं, तुम सब पार्टनर्स हो, ऐसा समझो। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना पे किया? मैंने 15 दिया है, मुझे अलाउ कितना हुआ और मुझे डिसअलाउ कितना हुआ? तुम्हें इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? रिसीव। अरे जब मैंने दिया 15 है तो तुम्हें रिसीव भी तो 15% होगा ना। अब एक लास्ट चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, ध्यान से सुनना। फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया कितना? अलाउ कितना? डिसअलाउ कितना? पार्टनर को मिला कितना? पार्टनर को टैक्स कितने पे आएगा? पार्टनर को टैक्स कितने पे आएगा? मिला उसको 15 है, टैक्स कितने पे आएगा वो सोचो। अभी सोच के आंसर दो। फर्म है, फर्म ने 15% इंटरेस्ट दिया, फर्म को अलाउ 12 हुआ, फर्म को डिसअलाउ हो गया 3, पार्टनर को मिला 15, पार्टनर को टैक्सेबल कितना? बोलो कितना टैक्सेबल? 15 कितना? 8। 3% टैक्सेबल किसको? पार्टनर को। 3, 15 और 12। चलो गुड, सारे आंसर्स दे दिया आपने। नाउ अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड इज 15%, बट हाउ मच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल? थोड़ा है ना, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। 3% कैसे उसको टैक्स कर सकते हैं? पहले दिमाग चलाओ। एक तो फर्म है, फर्म ने इधर माइनस किया था 15, बराबर। फर्म को हमने क्या बोला? भाई हम तुझे 3% ऐड कर रहे हैं, मतलब 3% से तो इसके प्रॉफिट बढ़ गए। किसके? फर्म के प्रॉफिट बढ़ गए। मतलब फर्म को फाइनली माइनस करने कितना मिला? मतलब फर्म के प्रॉफिट्स कितने से कम हुए रहेंगे?
12% से कम हुए रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट को मैं बोल सकता हूं ये 12% पे टैक्स नहीं मिला होगा। अरे यार, फर्म ने समझो 100 रुपया कमाया और फर्म ने इधर 15 माइनस किया था इंटरेस्ट, बट फर्म को कितना मिला 12, तो फर्म ने कितने पे टैक्स भरा होगा 88 पे भरा होगा। अरे 100 माइनस 12, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, फर्म को गवर्नमेंट को 12 रुपए पे टैक्स नहीं मिला है। अब तुम अगर बोलोगे कि पार्टनर को 15 मिला और 15 पे टैक्स भरो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है 3% पे फिर 2 बार टैक्स लग जाएगा। एक बार फर्म को भी टैक्स लग चुका है और पार्टनर को भी लगेगा। और तुम बोलोगे अगर 3% पे हम टैक्स भरे, तो 3% पे टैक्स फर्म ने भरा, 3% पे पार्टनर ने भरा, तो बाकी की 9% इंटरेस्ट कहां गई? अरे सुन रहा है, कितना टैक्सेबल होगा 12%, क्योंकि 3% पे ऑलरेडी टैक्स मिल चुका गवर्नमेंट को। किससे मिला वो टैक्स? फर्म से मिला, और यहां पे पार्टनर से हम टैक्स ले लेंगे 12% पे। शॉर्ट में मैं क्या बोल रहा हूं ये सुनो, जितना पीएनएल में फाइनली डेबिट हुआ था किसके? फर्म के, उतना पार्टनर को टैक्सेबल होगा, उतना पार्टनर को क्या हो जाएगा? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के आंसर देना। समझो एक फर्म ने 8% इंटरेस्ट पे किया अपने पार्टनर्स को, बोलो कितनी पे की है? लाउडर। फर्म को अलाउ कितनी होगी? बेवड़ी, क्या 12% बोल रही है? अरे फर्म को अलाउ कितनी होगी? फर्म को डिसअलाउ कितना होगा? 0। डिसअलाउ कुछ नहीं होगा। पार्टनर को मिलेगा कितना? सोच के आंसर देना, पार्टनर को टैक्सेबल कितना? क्या बेवड़े तुम लोग, कौन सा सस्ता नशा करके आता है क्लास में? अबे पार्टनर को टैक्सेबल कितना होगा? 8%। फर्म को 8% माइनस करने मिला, तो पार्टनर को भी कहना से 8% टैक्सेबल होगा। कुछ समझ में आ रहा है? फर्म ने अगर 10% इंटरेस्ट पे किया, फर्म को कितना अलाउ होगा? डिसअलाउ। पार्टनर को मिलेगा कितना? पार्टनर को टैक्स कितने पे? 10% पे टैक्स। अरे जितना फर्म को खर्चा मिला है ना, उतना पार्टनर को टैक्सेबल होगा। जितना फर्म को खर्चा मिला है उतना पार्टनर को टैक्सेबल। अगर एक फर्म ने 16% इंटरेस्ट दिए पार्टनर्स को, तो फर्म को अलाउ कितना होगा? डिसअलाउ कितना? पार्टनर को मिलेगा कितना? पार्टनर को टैक्सेबल कितना? 12%। अगर समझो फर्म 12% से कम दे रहा है ना, तो जितना मिला उतना टैक्सेबल होगा। 12 से ज्यादा दे रहा है तो 12%, क्योंकि जितना फर्म के लिए एक्सपेंस है उतने ही अमाउंट पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला है। समझा कि नहीं समझा? अभी जितना फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो आज फर्म के लिए एक्सपेंस कितना है? 12%। तो 12% पे गवर्नमेंट को टैक्स फर्म से नहीं मिला, तो वो हम किसको टैक्स करेंगे? पार्टनर को टैक्स करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था यहां पे? फर्स्ट पॉइंट कि आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है उसमें नंबर 1 ऑथोराइजेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि पेमेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट था कि प्रायर पीरियड इंटरेस्ट नहीं चलेगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया तो नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट अभी जो करवाया मैंने आपको, वो क्या था कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउ होगी वो होगी 12%। मैक्सिमम 12% अलाउ होगी। अब आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर शेल नॉट एक्सीड 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है और ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू दिया गया है। ध्यान से सुनो। अब ये पॉइंट क्या है? ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। अब आ रहा है फिफ्थ पॉइंट। समझो, समझो एक फर्म है, ये फर्म के अंदर मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर बी जो है वो भी पार्टनर है। अब ये फर्म के अंदर है ना एक एचयूएफ पार्टनर बनने जा रहा है ये फर्म के अंदर।
कौन पार्टनर बनने जा रहा है बोलो? HUF। तो HUF ने क्या प्रोवाइड किया है फर्म को? कैपिटल। बट तुम समझो, फर्म है ना, फर्म जब HUF को एज अ पार्टनर एडमिट करेगी ना, तो ये HUF है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है। HUF कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। अब ये HUF का मिस्टर एक्स जो है वो कौन है? कर्ता। तो तुम थोड़ा सा भाई दिमाग चलाओगे तो मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है ना, वो बात किससे करेंगे रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ द पार्टनर? कहना इसे कर्ता से करने वाले हैं। पार्टनर बनने कौन जा रहा है? HUF। बट तुम्हें समझ में आ रहा है HUF का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? कर्ता। तो HUF ने कैपिटल दे दिया फर्म को। अब ये फर्म जब अपना पार्टनरशिप डीड बनाएगी या रिवाइज करेगी, तो उसमें पार्टनर में वो लिखेगी मिस्टर ए मिस्टर बी, और वो लिखेगी HUF इज ऑल्सो पार्टनर, बट HUF के ब्रैकेट में लिखा जाएगा मिस्टर एक्स। क्यों ऐसा? तो इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स जो है वो HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टनर है कौन? HUF ही है। फंड्स किसने दिए? HUF ने ही दिए। बट HUF एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसको रखा है? मिस्टर एक्स। अब क्या हुआ? अब मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स उसने खुद ने भी ये फर्म को लोन दी है। बट ये जो लोन दी गई है वो दी गई है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। अरे भाई उसके खुद के फंड्स प्रोवाइड किए, किसने? मिस्टर एक्स ने। इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या प्रोवाइड किया है? लोन। और अब ये फर्म क्या कर रही है? अब ये फर्म नंबर 1 इंटरेस्ट पे कर रही है, किसको? HUF को। प्लस ये फर्म क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट किसको? मिस्टर एक्स को। अब ध्यान से सुनना, हु इज पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? तो ये वाली जो इंटरेस्ट है ना, कौन सी वाली इंटरेस्ट? जो HUF को दी गई, उस पे आप 40B के प्रोविजन सारे अप्लाई करो। बट ये वाली जो इंटरेस्ट है ना, उस पे आप 40B के प्रोविजन अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंटरेस्ट पे आप 40B नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो तुम समझो कि ऐसा समझो कि फर्म ने किसी थर्ड पार्टी से ही लोन ली हुई है। समझा कि नहीं समझा? सो ये लोग यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? बाइफर्केशन करना चाहते हैं क्या? इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। तुम समझ रहे हो? तो फर्म के अंदर मिस्टर एक्स पार्टनर है, बट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अरे यार वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्म के अंदर मिस्टर एक्स पार्टनर है, बट क्या वो खुद पार्टनर है? नहीं, वो पार्टनर है इन, मतलब वो क्या कर रहा है? सिर्फ HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली इंटरेस्ट पे प्रोविजन अप्लाई करो, बट ये तो खुद की कैपेसिटी में उसने लोन दी है ना, तो ये वाली लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म, उस पे 40B अप्लाई। और अब इसी केस का उल्टा करना है आप लोगों को, कि समझो एक फर्म है जिसके अंदर 2 पार्टनर्स है। कौन? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ये कौन है? मिस्टर एक्स। ये क्या बनने जा रहा है फर्म के अंदर? पार्टनर। तो इसीलिए उसने क्या प्रोवाइड किया? कैपिटल। तो अब पार्टनरशिप डीड के अंदर जब रिवाइज की जाएगी डीड, तो पार्टनर कौन कौन बनेगा? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स जो है उसका खुद का एक HUF भी है। ये HUF ने क्या किया है? ये HUF ने फर्म को लोन दिया है, और अब ये फर्म क्या कर रहा है? HUF को इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंड मिस्टर एक्स जो है उसको भी इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ये वाली जो इंटरेस्ट है उस पे 40B के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ये वाली इंटरेस्ट के ऊपर 40B के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। शॉर्ट में आपको ये देखना है कि हु इज पार्टनर इन अ फर्म। फिर आप अगर पार्टनर हो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड आपको इंटरेस्ट मिल रही है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा।
अगर आप पार्टनर हो इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी और आपको इंटरेस्ट मिल रही है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मैंने जो बोला वो समझा कि नहीं समझा? इधर मिस्टर एक्स पार्टनर कौन सी कैपेसिटी में है? लाउडर। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाली इंटरेस्ट पे 40 भी अप्लाई होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं होगा। इधर वो पार्टनर है इन, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे 40 भी अप्लाई होगा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे नहीं होगा। अरे सुना? सो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, कंडीशंस फॉर अलावेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। पहला, ऑथोराइजेशन होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। तीसरा, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट नहीं चलेगा। चौथा, मैक्सिमम 12%। एंड लास्ट दो पॉइंट्स जो थे वो थे इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनो, अब आप जब इंटरेस्ट की बात करोगे ना, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यू पे टू वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर चलेगा, किसी को भी पे करो। फर्म के अंदर वर्किंग पार्टनर होंगे, स्लीपिंग पार्टनर्स भी होंगे, तो आप किसी को भी पे करो चलेगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर द फंड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स, एंड फंड्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय any partner. It can be working partner or partner can be a non-working partner. So it is a reward for funds provided. तो funds तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, अपन ने इंटरेस्ट के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया। इंटरेस्ट, अभी डिस्कशन कौन सी चीज पे होने वाला है? रेम्यूनरेशन। अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी कि ये जो फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है एंड जो फर्म ने रेम्यूनरेशन पे किया है, क्या वो सब लिमिट के अंदर है कि नहीं? अच्छा, अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के अंदर टारगेट क्या होता है, क्या निकालना रहता है अपने को बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में? तो पीएनएल अकाउंट दिया जाता है अपने को। इधर क्या दिया जाता है? हम स्टार्ट करते हैं विथ, फिर कुछ चीजें, और हम कहां तक पहुंचते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट्स के ऊपर। यस और नो? सो अपना टारगेट मत भूलना, अपना टारगेट ये है। अब आपको एक पीएनएल अकाउंट दिया है एंड दिस पीएनएल अकाउंट इज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये एक फर्म का पीएनएल अकाउंट है, तो अपने को यही निकालना है क्या कि फर्म को टैक्सेबल कितने प्रॉफिट है। अब टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का पेमेंट जो हुआ है वो सब प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, एंड जो रेम्यूनरेशन गया है क्या वो प्रॉपरली गया है कि नहीं। बाकी सब एक्सपेंसेस भी होंगे पीएनएल अकाउंट में, बट अपने लिए अभी जो रेलेवेंट है वो दो खर्चे हैं। कौन से? इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन। समझो ये इंटरेस्ट पे किया है एट द रेट ऑफ 15%, तो आप क्या करोगे? एड लेस करते वक्त 3% ऐड कर दोगे। तुम समझो अपना टारगेट बहुत क्लियर रखना। अपना टारगेट इज टू कैलकुलेट व्हाट। अब अगर हम फर्म के लिए प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो ये किसका टैक्सेबल प्रॉफिट है? ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो हमें फर्म का टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है, बट टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को कहीं से नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, एड लेस करना है। बट अब एड लेस करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन है क्या वो लिमिट के अंदर है कि नहीं। अरे सुन रहे सब लोग? अब थोड़ा सा ध्यान ज्यादा, कौन सी चीज पे डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है अभी? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब ये वाले पार्ट में मैंने आपको बोला अमेंडमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना। अब रेम्यूनरेशन जो वर्ड आ रहा है, पहले तो तुम समझो रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, सब कुछ आ गया रेम्यूनरेशन में। मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन इज वाइडर। इट डज नॉट, मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग which partnership firm will pay to partners for rendering services. So if partners are rendering services, जो भी amount partnership firm ने पे किया होगा, that is remuneration. Now it can be salary, it can be bonus, it can be commission, it can be professional fees, it can be technical fees, it can be royalty, कुछ भी हो सकता है।
सो रेम्यूनरेशन डज नॉट ओनली मीन के सैलरी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब जो भी पार्टनर को अमाउंट दिया गया, व्हाई, बिकॉज पार्टनर इज रेंडरिंग, दैट इज टर्म्ड एज रेम्यूनरेशन. सो रेम्यूनरेशन का मीनिंग इज वाइडर. रेम्यूनरेशन में सिर्फ सैलरी नहीं आएगा, रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग. अब रेम्यूनरेशन जो है वो माइनस करने तो मिलेगा, किसको, फर्म को. लेकिन उसके लिए पहली चीज ऑथोराइजेशन होना चाहिए. बोलो क्या होना चाहिए, कहां पे, ऑथोराइजेशन इज कंपल्सरी. पेमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड. सर ये कंडीशंस तो ऊपर थी, सेम ही है, यस सेम ही है. सो पहला क्या होना चाहिए, बोलो, ऑथोराइजेशन. सेकंड क्या होना चाहिए, पेमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ प्रायर पीरियड रेम्यूनरेशन होना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अलाउड. ये बैठ रहा है ना दिमाग में, कौन सा वाला पॉइंट ये, अरे वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, समझा ना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पेमेंट होना चाहिए ओनली टू वर्किंग पार्टनर. पेमेंट होना चाहिए किसको, ओनली टू, मतलब अगर आप रेम्यूनरेशन किसको दे रहे हो, स्लीपिंग पार्टनर्स को दे रहे हो, डायरेक्टली क्या कर देना, डिसअलाउ. ये अपन किसके बुक्स में है, फर्म के बुक्स में. क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिसअलाउ, डायरेक्टली डिसअलाउ हो जाएगा. सो अगर आप रेम्यूनरेशन किसको दे रहे हो, स्लीपिंग पार्टनर को, तो वो डिसअलाउ. वर्किंग पार्टनर को दोगे तो वो अलाउ होगा. तो एक मिनट, वर्किंग पार्टनर को दिया तो अलाउड है, ऑथोराइजेशन हुआ तो अलाउड है, इन अकॉर्डेंस हुआ तो ये अलाउड है, एंड पोस्ट पीरियड रेम्यूनरेशन होना चाहिए. बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, लिमिट. ये सब कंडीशन के साथ साथ रेम्यूनरेशन लिमिट के अंदर भी होना चाहिए. मतलब सुनो, अगर समझो फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं, एक वर्किंग एक स्लीपिंग, और दोनों को 5-5 लाख रुपया रेम्यूनरेशन गया है, तो पहले तो जो स्लीपिंग पार्टनर को गया उसको क्या कर दो, डिसअलाउ कर दो पहले ही. अब वर्किंग पार्टनर को कितना गया है, अब तुम चेक करो क्या वो 5 लाख लिमिट के अंदर है कि नहीं. अरे सुना तुमने, सब ध्यान से सुनना, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए. अब पहले तो अपना टारगेट क्या है, क्या कैलकुलेट करना है अपने को, टैक्सेबल प्रॉफिट्स किसके, ऑफ फर्म. एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि रेम्यूनरेशन लिमिट के अंदर है कि नहीं. समझो ये फर्म का पीएनएल अकाउंट है और इधर लिखा है रेम्यूनरेशन 10 लाख. पार्टनर्स को 10 लाख रेम्यूनरेशन दिया है, बराबर, 10 लाख पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये रेम्यूनरेशन नंबर 1 ऑथोराइज्ड है, इन अकॉर्डेंस है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, मिलना चाहिए पार्टनर्स को, पोस्ट पीरियड है, एंड वर्किंग पार्टनर को ही दिया है. मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब डिसअलाउंस कुछ भी नहीं है. अब सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये 10 लाख लिमिट के अंदर है क्या. अब लिमिट के अंदर है कि नहीं, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलावेबल रेम्यूनरेशन. सुनते जाओ ना, व्हाट इज अलावेबल रेम्यूनरेशन. तो अलावेबल रेम्यूनरेशन मींस एक्चुअल रेम्यूनरेशन और लिमिट, whichever is lower. समझो एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो पीएनएल अकाउंट में दिया है वो है 10 लाख, तो इधर मैं लिखूंगा 10 लाख, और लिमिट आ गई 12 लाख, तो फिर 10 लाख पूरा अलावेबल है. और अगर समझो लिमिट 8 लाख आई तो 8 लाख अलावेबल है. तो मेरा अलावेबल मतलब क्या, कितना मुझे माइनस करने, कितना मुझे माइनस करने, दैट इज माई अलावेबल रेम्यूनरेशन. सुन रहे तुम लोग. बट अलावेबल कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल एंड लिमिट, एक्चुअल और लिमिट. तो चलो अब अपन जाते हैं किसके ऊपर, लिमिट के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल रेम्यूनरेशन तो क्वेश्चन में दिया होगा. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर लिमिट क्या है.
अब लिमिट जो है ना, लिमिट, उसके लिए आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या, कि आपको बुक प्रॉफिट आ रहा है कि बुक लॉस आ रहा है। क्या चेक करना पड़ेगा बोलो? बुक प्रॉफिट के बुक लॉस। अगर आपको बुक लॉस आ रहा है, बुक लॉस, एक फर्म अपने पार्टनर्स को मैक्सिमम जो रेम्यूनरेशन दे सकता है ना, वो है 3 लाख। बोलो कितना है? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इज 3 लाख। अगर आपको बुक प्रॉफिट आ रहा है अप टू 6 लाख, कितना आ रहा है बुक प्रॉफिट? अप टू 6 लाख, तो फिर 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, उतना रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स को एक फर्म दे सकती है। एंड अगर आपका बुक प्रॉफिट इज मोर देन 6 लाख, तो अब आपको है ना स्लैब रेट की तरह अप्लाई करना है। 6 लाख तक ऊपर वाला प्रोविजन लगाओ, तो इट इज 3 लाख और 90%, 90% मतलब 90% ऑफ 6 लाख कितना आ जाएगा? 5.4 लाख। वही हायर आएगा ना दोनों में से, प्लस 60% ऑफ बुक प्रॉफिट माइनस 6 लाख, मतलब जो एक्स्ट्रा बुक प्रॉफिट होगा उसका 60%। समझा कि नहीं समझा? अब ये जो चीज है वो अमेंडमेंट हुई है, यहां पे करेक्शन आ जाएगा सिर्फ 6 लाख का। सुनते जाओ क्या है, अगर बोलो जरा बुक लॉस, मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लैरिटी आएगा। अगर फर्म को बुक लॉस आ रहा है, बोलो फर्म को क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन अलाउड होगा? 3 लाख। अच्छा, फर्म को अगर बुक प्रॉफिट आ रहा है कितने का? अप टू 6 लाख, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज। एंड अगर बुक प्रॉफिट 6 लाख से, बोलो 6 लाख से, तो 6 लाख तक, 6 लाख तक कितना? 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। एंड 6 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट गया तो जो डिफरेंस होगा उसका 60%। ये सारी लिमिट्स इस साल चेंज हुई है, पहले सारी की सारी लिमिट्स हाफ थी, मतलब इधर 1.5 लाख था, इधर 1.5 लाख, इधर 3 लाख, 3 लाख, इधर 2 लाख 70 और इधर 3 लाख था। ये सारी लिमिट्स को उन्होंने अभी डबल किया हुआ है। मैंने जो बोला वो समझा कुछ? अब एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं, फर्म के लिए कितना लिमिट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? बुक प्रॉफिट या बुक लॉस। अब पहले तो है ना, पहले तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, बुक लॉस या बुक प्रॉफिट। मैं आपको बुक लॉस या बुक प्रॉफिट दूंगा, आप मुझे बताना लिमिट क्या बनेगी अपनी लिमिट, ठीक है? चलो, अगर एक फर्म को बुक लॉस आया है 2 लाख रुपए का, 2 लाख, तो लिमिट क्या हो जाएगी बोलो? कितनी होगी बोलो? तुम्हें थोड़ा सा समझ में आता है? 3 लाख तो कुछ भी हो जाए लिमिट हमेशा रहेगी यार, बुक प्रॉफिट हो बुक लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। क्यों? 3 लाख तो लिमिट वैसे भी है ही, देखो ना सब जगह पे है 3 लाख, और 3 लाख यहां पे भी हायर ही लेना है। चलो, फर्म के अगर बुक प्रॉफिट आ रहे 1 लाख के, 1 लाख के बुक प्रॉफिट, तो कितना लिमिट हो जाएगा? 90%, मतलब 90,000 और 3 लाख विच एवर इज, वापस से 3 लाख। चलो, फर्म के बुक प्रॉफिट है 2 लाख के, तो भी 3 लाख। अच्छा, फर्म के बुक प्रॉफिट 3 लाख है, तो भी 3 लाख। फर्म के बुक प्रॉफिट 4 लाख है, तो 3,60,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर, कैन आई से 3,60,000? अरे सुन रहा है? फर्म के प्रॉफिट 5 लाख है, बुक प्रॉफिट 4,50,000। फर्म के प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट 6 लाख है, 5,40,000। फर्म के बुक प्रॉफिट 7 लाख है,
5,40,000 प्लस 60,000 मतलब कहना इसे 6 लाख रुपया। अरे यस और नो? 5,40,000 तो आ गया ना 6 लाख के ऊपर, प्लस 60% ऑफ 1 लाख। अरे एक्सेस बुक प्रॉफिट नहीं समझा आपको? समझा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे अगर क्या कैलकुलेट करना है बोलो जरा, तो मुझे क्या चाहिए? क्या अब क्या चाहिए सर? अभी चाहिए बुक प्रॉफिट बुक लॉस। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर व्हाट इज बुक प्रॉफिट और बुक। तो स्टेप नंबर 1 यू विल कैलकुलेट व्हाट? बुक प्रॉफिट बुक लॉस। उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? लिमिट। लिमिट के बेसिस पे क्या मिलेगा? अलावेबल। और अलावेबल के बेसिस पे मिलेगा कि कितना फर्म को टैक्सेबल होगा। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ये 3 चीजें करनी पड़ेगी जस्ट टू कैलकुलेट कि कितना फर्म को रेम्यूनरेशन अलाउ होने वाला है। अरे सुन रहे तुम लोग? सो स्टेप नंबर 1 क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो? बुक प्रॉफिट या बुक, बुक प्रॉफिट या बुक। उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करेंगे? उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करेंगे? अलावेबल रेम्यूनरेशन। और अलावेबल के बेसिस पे अपने को मिलेगा कि फर्म का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है। ओए क्लियर? अब क्वेश्चन आ रहा है सर व्हाट इज बुक प्रॉफिट और बुक लॉस। ध्यान से सुनना, बुक प्रॉफिट एंड बुक लॉस और कुछ भी नहीं है, दिस इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट्स ओनली। क्या है बोलो? टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिफोर रेम्यूनरेशन। मतलब क्या? समझो आप लोगों को एक पीएनएल अकाउंट दिया है, सबका ध्यान इधर होए। ये पीएनएल अकाउंट है, बोलो किसका पीएनएल अकाउंट है ये? फर्म का। क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स लिखी होगी, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस में एक होगा इंटरेस्ट, एक होगा रेम्यूनरेशन, बाकी सारे खर्चे होंगे और फिर क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर सबका ध्यान इधर, यू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट। इसमें नॉर्मली जो एड लेस एड लेस एड लेस मैंने जो आपको सिखाया है, भाई समझो कि खर्चा किया 10,000 के ऊपर एक ही दिन में कैश पे किया, ऐड करो। अनरीजनेबल पेमेंट किया टू रिलेटिव, ऐड करो। डिविडेंड अगर क्रेडिट साइड पे लिख दिया तो उसको लेस करो क्योंकि वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। जो एडलेस 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 अभी तक हमने किया है वो सब करते जाओ, वो सारी चीजें सेम करो, एडलेस 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 करते जाओ। अब समझो कि यहां पे जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट समझो इंटरेस्ट पे किया एट द रेट ऑफ 15%, ऐड करो कितना? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3%। और ये रेम्यूनरेशन जो पीएनएल अकाउंट में क्या कर दिया है? क्या कर दिया हमने? डेबिट। सारा रेम्यूनरेशन ऐड कर दो, पहले सारा रेम्यूनरेशन ऐड कर दो। मतलब जो नॉर्मली एडलेस 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 किया है वो करने के बाद सारा का सारा रेम्यूनरेशन क्या कर दो? ऐड। और अब जो आंसर मिला दैट इज योर बुक प्रॉफिट और बुक लॉस। और अब इसके बेसिस पे क्या निकालो? लिमिट। तो समझो समझो, इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। समझो आपने ये 10 लाख रुपया रेम्यूनरेशन दिया है, फर्म ने कितना रेम्यूनरेशन दिया है बोलो? तो आप क्या करोगे? जब जब एडलेस 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 करोगे तो पूरा का पूरा 10 लाख ऐड कर दोगे। मतलब अभी आपने क्या किया? बुक प्रॉफिट निकाला। ये प्रॉफिट मतलब क्या है? इट इज अ टैक्सेबल प्रॉफिट ओनली, बट इसमें एक ही चीज का इफेक्ट नहीं दिया है, क्या? रेम्यूनरेशन। अरे बाकी सब चीजें तो आ गई ना, तो सब चीजों का इफेक्ट दे दो, सिर्फ एक चीज मत दो, मतलब रेम्यूनरेशन ऐड कर दो। मतलब तुम्हारा रेम्यूनरेशन डिडक्ट नहीं होना चाहिए, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सुन रहा है? अब तुम्हें मिल गया बुक प्रॉफिट बुक लॉस। अब बुक प्रॉफिट बुक लॉस के बेसिस पे लिमिट मिलेगी। समझो समझो तुम्हारी लिमिट 8 लाख रुपया आई, तो तुम्हें माइनस करने कितना मिलना चाहिए? लिमिट 8 लाख आई है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन 10 लाख है, तो मिलना कितना चाहिए? बोलो लाउडर। 8 लाख मिलना चाहिए ना। तो तुमने क्या किया? एक मिनट, पहले क्या निकाला बोलो? बुक प्रॉफिट निकाला। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? टैक्सेबल प्रॉफिट। ये जो तुमने कल के लेक्चर में एडलेस एडलेस किया वही करना है, सिर्फ एक चीज का इफेक्ट नहीं देना है, क्या? तो तुमने रेम्यूनरेशन अगर पीएनएल में डेबिट किया होगा तो सारा का सारा क्या कर दिया? ऐड। और अब क्या मिला तुम्हें? बुक प्रॉफिट। उसके बेसिस पे क्या निकालो? लिमिट। समझो तुम्हारी लिमिट कितनी आई? अब तुम्हारा एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना है? 10 लाख। लिमिट कितनी आई?
तो अब मुझे बताओ अलाउ कितना होना चाहिए? 8 अलाउ होना चाहिए। अब अपने को निकालना है टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, मतलब फर्म के फाइनल टैक्स कितने पे लगेगा फर्म को। तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। तुमने बुक प्रॉफिट निकालते वक्त सब कुछ एडलेस 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 कर ही दिया है, सिर्फ एक ही चीज का इफेक्ट देना बाकी है, रेम्यूनरेशन। अब क्या करना, 10 लाख तुमने ऐड किया था, तो अब 8 लाख माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली कहने से 2 लाख आपने डिसअलाउ कर दिया। तो अगर मैं आपको दूसरे वे में समझाऊं तो इट इज लाइक क्या आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा ना, स्टेप नंबर 1 दैट इज बुक प्रॉफिट, उसमें से आप स्टेप नंबर 3 माइनस कर दो, तो इसका मतलब आपने अब जो आंसर निकाला दैट इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट्स आफ्टर रेम्यूनरेशन। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? टैक्सेबल प्रॉफिट्स आफ्टर रेम्यूनरेशन, ये आपका हो गया टैक्सेबल प्रॉफिट्स आफ्टर रेम्यूनरेशन। सो पहले आपने निकाला टैक्सेबल प्रॉफिट्स बिफोर रेम्यूनरेशन, एंड ये आपका हो गया टैक्सेबल प्रॉफिट्स आफ्टर रेम्यूनरेशन। अच्छा समझो समझो कि लिमिट तुम्हारी 18 लाख आई होती है, 18, तो तुम्हारा एक्चुअल कितना है 10, 18 लिमिट है, लोअर क्या आएगा 10। अब तुम क्या करो, तुमने तो सब कुछ ऐड 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 कर दिया था, एडलेस एडलेस एडलेस, और पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन भी ऐड कर दिया था। अब ये पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन क्या कर दो, लेस कर दो 10 का 10 लाख, क्योंकि डिसअलाउ कुछ नहीं करना है अपने को, तो पूरा लेस कर दो। तो शॉर्ट में मैं बोलने जाऊं तो आपको है ना 2 बार एडलेस एडलेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सम आया तो पहले ही क्या कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, बुक प्रॉफिट ही निकालना स्टार्ट कर दो ना आप लोग डायरेक्टली, क्योंकि बुक प्रॉफिट में वैसे भी सारी चीजें ऐड और लेस होने वाली है जो आपको करनी है पहले से ही। सो पहले तो सारा एडलेस 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 कर लो, लास्ट में सारा रेम्यूनरेशन ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि अब अपने को देखना है कि ये रेम्यूनरेशन लिमिट के अंदर है कि नहीं। सुना तुमने? और रेम्यूनरेशन ऐड करने के बाद लिमिट निकालो, लिमिट आने के बाद उसको कंपेयर करो किसके साथ, एक्चुअल रेम्यूनरेशन के साथ, ताकि आपको पता चलेगा क्या कोई एक्सेस पेमेंट है कि नहीं। और फाइनली क्या निकालो, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आफ्टर रेम्यूनरेशन। ये आपका स्टेप। कुछ समझा कि नहीं समझा? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फर्म ने पार्टनर को 10 लाख का रेम्यूनरेशन दिया है, कितना? फर्म ने पार्टनर को कितने का रेम्यूनरेशन दिया? 10 लाख का रेम्यूनरेशन दिया। मैं फर्म हूं, तुम पार्टनर हो, मैंने 10 लाख दिया। मुझे ये सब लिमिट कैलकुलेट किया, 8 लाख अलाउ हो रहा है, 8 लाख क्या हो रहा है, अलाउ। एक मिनट, मैंने दिया कितना, लिमिट कितनी है, अलाउ कितना होगा, लाउडर, तो डिसअलाउ कितना हो गया, आपको मिला कितना, मिला कितना, वापस से मैंने कितना दिया, लिमिट कितनी आई, तो अलाउ कितना हुआ, डिसअलाउ कितना हुआ, आपको मिला कितना, आपको टैक्सेबल कितना, 8 लाख। अरे जितना मेरे लिए खर्चा है उतना आपके लिए टैक्सेबल है। अरे क्लियर, पक्का? तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ, 40B, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे। ये सब में आपको 7 lakhs प्रॉफिट्स दिया है बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब अभी तक हमने ये सब चीजें माइनस नहीं किए हैं। अब सैलरी, डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको समझ में आ रहा है सैलरी नहीं माइनस किया है तो अपने को तो वैसे भी बुक प्रॉफिट जो चाहिए दैट इज बिफोर रेम्यूनरेशन ओनली, ये माइनस करना पड़ेगा डेप्री, एंड इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा 12%। क्या मिल जाएगा आपको, बुक प्रॉफिट, और उसके बेसिस पे निकालो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। बैठ रहा है दिमाग में? सो आपको
बुक प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है आपका, बराबर है ये। उसके बेसिस पे मैक्सिमम रेम्यूनरेशन निकालो, कितना आ रहा है 441। कुछ डाउट हो तो पूछो। समझा तुम लोगों को? तो ये 40B सेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ध्यान दो। अब एक सेक्शन हमें करना है 43A करके। बोलो कौन सा सेक्शन है? 43A। बहुत इजी है प्रोविजन, ध्यान से सुनो। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो अभी कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक असेट परचेज किया है ऑन क्रेडिट। बोलो क्या किया है? असेट परचेज किया है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे असेट खरीदा है। अपन एग्जांपल ले रहे फॉरेन करेंसी का, डॉलर। समझो 1 लाख डॉलर का ये असेट लिया है, पर ये असेट क्रेडिट पे खरीदा है। अब क्रेडिट पे खरीदा है विथ एन अग्रीमेंट विथ मिस्टर बी कि हम तुझे $50,000 एक साल बाद पे करेंगे और बाकी के 50,000 और एक साल बाद पे करेंगे। तो समझो आपका अभी जो ईयर चल रहा है वो है 24-25 और आपने $1 लाख का एक असेट परचेज किया। अब आज जब तुम ये डॉलर का $1 लाख का असेट खरीद रहे हो, इंडिया में लेके आ रहे हो, यानी से ये असेट कहाँ जाएगा? आपके ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। अब ब्लॉक के अंदर अगर ये असेट गया तो अपने को ब्लॉक के अंदर इसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कितनी वैल्यू लिखे हम ब्लॉक के अंदर, क्योंकि हमने तो असेट जो खरीदा है वो $1 लाख का खरीदा है। ब्लॉक में तो अपने को वैल्यू कहने से रुपीस में लिखनी पड़ेगी। तो अभी आप क्या करो, आज के दिन जब तुम ये असेट खरीद रहे हो तब एक्सचेंज रेट देखो कितना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ कि अभी समझो जब आप खरीद रहे थे तब एक्सचेंज रेट 50 था। कितना था एक्सचेंज रेट? 50। तो अभी आप क्या करो, आपके ब्लॉक के अंदर ये असेट जब आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू लिख देना 50 lakhs, दैट इज $1 लाख इंटू 50। मतलब आज की जो प्राइस है उसके बेसिस पे आप ये असेट को रिकॉर्ड कर दो अपने ब्लॉक के अंदर, बराबर। अब आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब समझो कि ये असेट पे रेट ऑफ डेप्री इज 10%। कितना है रेट ऑफ डेप्री? 10%। तो आप डेप्रीसिएशन क्लेम करो एट द रेट ऑफ 10%, जो आ गया समझो 5 lakhs। कितना बच गया बोलो? 45 lakhs। ये आपका क्लोजिंग WDV हो गया, यही आपका ओपनिंग WDV हो जाएगा 45। अब कौन सा ईयर चल रहा है? 25-26। तब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को $50,000 का क्या किया? पेमेंट, हाफ पेमेंट किया अभी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपने असेट खरीदा था तब जो एक्सचेंज रेट था, एंड अब जब पेमेंट कर रहे हो तब जो एक्सचेंज रेट होगा सेम होगा कि डिफरेंट हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, कम ज्यादा भी तो हो सकता है। तो अभी समझो जब आपने ये असेट के लिए पेमेंट किया 50,000 का, तब $1 इज इक्वल टू समझो कि 52 रुपीज हो गया था। कितना हो गया था? $1 52। अब 52 जो है मतलब आपको कम पे करना पड़ा कि ज्यादा पे करना पड़ा? ज्यादा पे करना पड़ा। कितना ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ा? तो $50,000 इंटू 2 यानी से 1 लाख रुपीज ज्यादा पे करना पड़ा। तो ये आपका फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है?
आपने ये असेट कितने पे रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स में? कहना इसे 50 रुपीज पे रिकॉर्ड किया था पर डॉलर। अभी आपको $50,000 के 2 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा नुकसान है, ये तुम्हारा लॉस है। अगर तुम्हारे फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस आता है, क्या आता है बोलो? फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस। कब? जब तुम असेट परचेस करोगे तब। तो वो लॉस को आपको जो भी वो टाइम पे WDV होगी ना, उसमें क्या कर देना है? ऐड, और रिवाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 4,60,000। बैठ रहा है दिमाग में? बैठ रहा है? सो 41,40,000 बच गया। आपको रिवाइज्ड मतलब जो भी लॉस आया उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है जो भी असेट की WDV थी उसमें। अब तुम समझो ये तुम्हारा क्लोजिंग WDV हो गया, यही तुम्हारा ओपनिंग WDV हो गया 41,40,000। अब तुम कौन से ईयर में आ चुके हो? 26, 27। अब समझो कि मिस्टर ए ने बैलेंस $50,000 का पेमेंट कर दिया। बोलो, बैलेंस 50,000, 1 लाख का था ना ट्रांजैक्शन, तो अब 50,000 का यहां पे पेमेंट हुआ। और समझो ये टाइम पे $1 हो चुका था 46 रुपीज। कितना हो चुका था? $1 46। तो अब मुझे बताओ, अब तुम्हें फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन क्या हुआ है? प्रॉफिट के लॉस? प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि ये $50,000 तो अभी भी 50 पे ही रिकॉर्डेड थे। तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 50,000 इंटू 4 कितना? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर तुम्हें फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है? गेन, क्या कर देना? तुम्हारी जो भी WDV होगी असेट की उसमें से लेस कर देना। तुम्हारा आंसर जो बचेगा दैट इज 39,40,000। उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 3,94,000। और जो भी अमाउंट आया दैट इज योर क्लोजिंग WDV। शॉर्ट में, अगर तुमने असेट खरीदा है कहां से? आउटसाइड इंडिया से, और तुम फॉरेन करेंसी गेन, या अगर तुम्हें फॉरेन करेंसी लॉस आ रहा है, फ्लक्चुएशन गेन या लॉस, तो क्या करोगे वो गेन या लॉस का? कहने से या तो असेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे या तो असेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। ये कौन सा सेक्शन है बोलो? 43A। क्लियर हुआ? सो ये आपका लास्ट प्रोविजन था 43A। कॉपी कर लेंगे एग्जाम्पल। अब यहां पे एक आपको वो लिस्ट दे रहा हूं सेक्शंस का जो अपन ने डिस्कस किए हैं। आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे तक बिजनेस एंड प्रोफेशन लिख के सबमिट करना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन जब आप सबमिट करोगे तो उसके साथ ये लिस्ट होना चाहिए सेक्शंस का। देखो, पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा था हमने? अब तुम लोग अभी कुछ लिखोगे नहीं, पहले देख लो। यहाँ पे आप लोगों को घर पे आगे लिखना है कि ये सेक्शन में क्या था। तो ये चार्जिंग सेक्शन। फिर सेक्शन नंबर 29 क्या था? फॉर्मेट। सो मुझे ये पूरा लिस्ट आपको मैं सेक्शंस लिखवा दूंगा, सामने आप लोगों को लिखना रहेगा, वो होमवर्क में रहेगा। और ये लिस्ट मुझे चाहिए होगा जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन सबमिट करोगे तब। सो पहले कौन सा सेक्शन आएगा? 28 चार्जिंग सेक्शन। फिर कौन सा सेक्शन था? 29 फॉर्मेट। सेक्शन नंबर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, repairs and insurance in relation to building. 31 repairs and insurance for plant and machinery and furniture. 32 35 एक मिनट, 32 के अंदर एक 41 पावर जनरेटिंग यूनिट्स, याद है वो बैलेंसिंग चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, फिर 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर उसके बाद 35 DDA वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। 35D amortization of preliminary expenses. 35 CCA National Fund for Rural Development
अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 1B मेडिक्लेम प्रीमियम हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज के लिए जो पेमेंट हो रहा है, मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 bonus and commission paid to employees which is subject to 43B, section 36 subsection 1 clause 3 interest on loan, अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन से लोन ली होगी तो 43B के हिसाब से माइनस करने मिलेगा, अगर आपने किसी अदर पर्सन से लोन ली होगी तो एज पर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसिंग, सेक्शन 36(1) 3A जीरो कूपन बॉन्ड्स, section 36 subsection 1 clause 4 employers contribution to recognized provident fund and approved superannuation fund, ऐसा कुछ याद आया आपको? 36(1)(4)A employers contribution to national pension scheme, section 40(A)(7 पेमेंट फॉर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड, बट उसमें दो एक्सेप्शंस थे कि अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है एंड ग्रेचुइटी इज पेएबल तो फिर वो अलाउड हो जाएगा, एंड अलग से अगर आप ग्रेचुइटी फंड बनाओगे तो उसमें आप 36(1)(5) के हिसाब से डिपॉजिट करोगे तो आपको माइनस करने मिलेगा, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 5A एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिधर आपको फंड की ड्यू डेट देखनी थी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7, और इसके साथ साथ हमने एक 41(4) किया था रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अच्छा, ये साइंटिफिक रिसर्च वाला जो सेक्शन था इसके साथ साथ हमने 41(3) करके भी डिस्कस किया था कि अगर वो लोग असेट सेल कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते या डिस्कार्ड कर देते हैं तो जो भी पैसा मिलेगा वो पीएनएल क्रेडिट होगा, एंड कॉस्ट के ऊपर जो भी पैसा रहेगा वो कैपिटल गेन्स आएगा, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 15 एंड 16 एसटीटी एंड सीटीटी, फिर 37(1) जनरल डिडक्शन, 37(2)(B डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन अ ब्रोशर पैम्पलेट न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इसका आपको 80 GGB एंड 80 GGC में कहने से डिडक्शन मिलता है, फिर सेक्शन 40A नो TDS नो डिडक्शन, 40A2 अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, 40A3 10,000 के ऊपर अगर आप खर्चा करोगे एक ही दिन में पे करोगे और प्रिस्क्राइब मोड से पे नहीं करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, फिर उसके बाद 40A3 41 सबसेक्शन 1 रिकवरी ऑफ एक्सपेंस लॉस और ट्रेडिंग लायबिलिटी, सो अगर कोई भी चीज आपने पीएनएल में डेबिट कर दी है और वो चीज की कल उठ के रिकवरी होती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, फिर 43B डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, फिर उसके बाद 44AB टैक्स ऑडिट करके कल किया था, अगर आप बिजनेस कर रहे हो कंडीशन चेक करोगे और कंडीशन सेटिस्फाई हुई और आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, एंड प्रोफेशन में एंगेज हो और आपकी ग्रॉस रिसीट्स, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 44AD ADA एंड AE प्रिजम्पटिव इनकम, फिर आज मैंने करवाया 40B रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट बाय फर्म टू इट्स पार्टनर्स, एंड अभी हमने लास्ट में किया 43A असेट परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, असेट परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये 43A करके हमने सेक्शन पढ़ा,
अब एक और सेक्शन है 40A9 करके, इसमें दिया है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, किसमें? इट इज डिसअलाउड। अनरिकॉग्नाइज्ड में अलाउड नहीं है, वो ध्यान में रखना। अब आप लोग जब ये लिस्ट अभी लिखोगे ना, तो एक लाइन छोड़ के एक सेक्शन लिखते जाना, पूरा लाइन वाइज लिखना, 2 पेज जाएगा शायद, 2 या 3 पेज, क्योंकि आपको घर जाके उधर लिखना पड़ेगा आगे कि ये सेक्शन में क्या है, शॉर्ट में ही, जैसे चार्जिंग सेक्शन, फॉर्मेट और ये सब। सो एक एक सेक्शन के बाद एक एक लाइन छोड़ते जाना। ये पूरा लिस्ट बना लो, ये लिस्ट नेक्स्ट लेक्चर तक आपके बुक में कंप्लीट हो जाना चाहिए लिख के कि कौन से सेक्शन में क्या है। एंड सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखना है, उसमें लास्ट में ये लिस्ट होना चाहिए। आ गया आंसर? आ गया? डिस्कस करें अपन। चलो पहले तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे। अब तुम क्रेडिट साइड में देखोगे तो एक तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो लेस हो जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट लेस हो जाएगा क्योंकि ये तो एग्जम्प्ट ही है इनकम, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम फर्म, अब ये अमाउंट पे आपको टैक्स तो लगेगा, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम सोल प्रोप्राइटर भी हो प्लस एक फर्म में पार्टनर भी हो, तो पार्टनर से जो भी रेम्यूनरेशन, फर्म से जो भी रेम्यूनरेशन मिला, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? कहने से बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही होगा, तो इस पे आपको टैक्स तो लगना चाहिए। लेकिन आप अकेले पार्टनर हो और फर्म को बुक लॉस आया है 3 लाख का। अब इससे क्या पता चलता है कि फर्म को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना अलाउ हुआ रहेगा? 3 लाख, मतलब फर्म ने आपको दिया है 3,50,000, बट अलाउड कितना हुआ रहेगा फर्म को? 3 लाख। तो आपको टैक्स कितने पे आना चाहिए? 3 लाख पे आना चाहिए। आपने 3,50,000 पे टैक्स भर दिया है, तो 50,000 को लेस कर दो, ज्यादा भर दिया ना 50,000 पे टैक्स। इंटरेस्ट आपको मिला है 20% विच इज 60,000। अब मुझे बताओ फर्म को कितना अलाउ हुआ रहेगा? 12% वाला हुआ रहेगा, मतलब अभी फर्म को जब 12% ही अलाउड है तो आपको टैक्सेबल कितना होगा? 12%। तो अभी इसमें 8% इंटरेस्ट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 24,000, वो लेस कर दो। अरे समझ रहा है? उसके बाद डेबिट साइड से म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब जो म्युनिसिपल टैक्स भर रहे हो वो लेट आउट के लिए भर रहे हो, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, रेंट 4 लाख, वहां से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा 20,000, एनएवी मिल जाएगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मोटर कार ऐड हो जाएगा और मोटर कार का डेप्रीसिएशन लेस हो जाएगा। पेटेंट्स ऐड हो जाएगा, पेटेंट्स का डेप्रीसिएशन लेस हो जाएगा। आरडीडी ऐड, एडवांस टैक्स ऐड, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस ऐड एंड सीएसआर एक्सपेंसेस ऐड कर देना। अब एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया है, जिधर लिखना चाहिए था 100 आपने लिख दिया 110, तो अभी क्या करेंगे? ये ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, ये भी ऐड। म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000, ये हाउस प्रॉपर्टी में जब तुम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तो सिर्फ 15,000 ही करोगे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का तुम्हें डिडक्शन मिलता है ऑन पेमेंट बेसिस। कुछ ऐसा याद आ रहा है? फर्नीचर की सारी डिटेल्स दी है यहाँ पे, कैलकुलेट करो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ रहा है? कितना? 44,500। तो अपना यहाँ पे डेप्री कितना है? 25। तो ये गलत है, मतलब ये ऐड करो और ये लेस करो। इस पे नहीं आएगा डेप्री, 30 पे, सिर्फ इस पे और इस पे आएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन इज 20, तो यहाँ पे भी 20 है, तो
तो कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं है। परचेसेस इंक्लूड परचेसेस ऑफ 3 लाख फ्रॉम सिस्टर इन लॉ, जबकि मार्केट वैल्यू है 2,40,000। नहीं आएगा कुछ भी, क्यों? नो इफेक्ट, सिस्टर इन लॉ रिलेटिव नहीं है। एंड बोनस पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 30। बोनस किधर है? 70 है, तो 40 के नहीं से ऐड हो जाएगा। एंड लास्ट में एंटायर अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज पेड इन कैश। कितना कैश में भर दिया है? पूरा का पूरा अमाउंट ही भर दिया है ना, एंटायर अमाउंट कितना है? 20। ये पूरा 20 ऐड हो जाएगा। बोलो समझा? हाउस प्रॉपर्टी में रेंट कितना मिला है? 4 लाख। 4 लाख में से 15,000 म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना, बचेगा एनएवी और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना। क्लियर हो रही है चीजें? चलो अब यहां पे ध्यान दो, मैं आप लोगों को एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं और एक सम दे रहा हूं। देखो, एक तो पॉइंट है विनिंग्स की इनकम कभी अगर आपको आती है, विनिंग्स मतलब फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ लॉटरी विनिंग्स, इट कैन बी अ विनिंग्स फ्रॉम एनी गेम शो, तो वो सब कहां पे टैक्सेबल होगी? वो सब टैक्सेबल होगी आपको अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अब मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपना आने वाला ही है डिस्कशन इस पे, बट सिर्फ इतना याद रखना कि विनिंग्स की अगर कोई भी इनकम आती है उसको हम कैजुअल इनकम्स भी बोलते हैं। समझो आप महालक्ष्मी रेस कोर्स में चले गए और वहां पे हॉर्स रेस चल रहा था और आपने वहां पे पैसा लगाया और वहां पे आप जीते, दैट इज अगेन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। लॉटरी परचेज की, लॉटरी टिकट परचेज की आपने और आपको लॉटरी लग गई, तो इट इज विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। तो ये सब कहाँ टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है। ये एक चीज ध्यान में रखना। एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। एक है ना, जैसे आप बैंक में कैसा एफडी बनाते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, वैसा ही है ना, एक आता है कि आप पोस्ट ऑफिस में ना, पोस्ट ऑफिस में एनएससी करके खरीद सकते हो, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बोलो क्या खरीद सकते हो? एनएससी करके हम बोलते हैं, दैट इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट ओनली। जैसा आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हो वैसा ही आप एनएससी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां से खरीद सकते हो ये एनएससी? पोस्ट ऑफिस से। समझो कि एफडी में तुम पैसा डालते हो तो कैसे इंटरेस्ट मिलता है, वैसा एनएससी में भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट। सो ये एक इन्वेस्टमेंट का यू कैन से मोड है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा इन एनएससी। अब इनकम टैक्स के अंदर है ना, एक फायदा आपको क्या होगा अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करोगे तो फायदा यह है कि जो आपका सेक्शन है 80C करके, कहां आता है 80C सेक्शन? चैप्टर 6 से, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद उसमें जितना भी पैसा आपने एनएससी में इन्वेस्ट किया ना, उतना आपको डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डिडक्शन। मतलब आप पैसा डालो, इन्वेस्ट करो, किस में? हम आपको 80C में क्या दे देंगे? डिडक्शन। बराबर। मैं एनएससी का कॉन्सेप्ट और डिटेल में करवाऊंगा, बट अभी मुझे एक सम करवाना है, इसीलिए मैंने आपको ये एनएससी का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन किया है। आपके बुक में पेज नंबर 15.11 पे आ जाओ, 15.11। उधर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखा, क्वेश्चन नंबर 6। ये सम अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। ये सम में ना जरा सा इधर लास्ट में देखो, आपसे पूछा क्या है? टोटल इनकम आपसे पूछा है। अब अगर आपसे टोटल इनकम पूछा है ना क्वेश्चन में, तो देखो इधर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ असेसी, असेसी का जो भी नाम है वो। फिर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ
टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, ये सब में आपको इनकम आएगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसके लिए बनाओगे आप वर्किंग नोट, मतलब ये सब पर्टिकुलर्स कॉलम में आएगा और सामने एक अमाउंट का कॉलम आएगा। फिर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके लिए आप बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 2, इधर अमाउंट लिख दो। और वर्किंग नोट का आपका फॉर्मेट क्या होगा, जब आप बिजनेस में जाओगे तो आएगा कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम, जो आप बिजनेस के सम सॉल्व करते हो वो वहां का फॉर्मेट हो जाएगा वर्किंग नोट का। फिर आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम, एंड इसमें से क्या माइनस करोगे, डिडक्शंस, और फिर आपको मिल जाएगा नेट टोटल इनकम। बैठा, दिमाग में बैठा? तो मुझे चाहिए कि ये सम अभी आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्टार्ट। और क्वेश्चन 6 हो जाए तो फिर वो लिस्ट अपना कंटिन्यू करो, टाइम पास मत करो। चलो आ गया आंसर, ये देखो आंसर 11,61,000 आ रहा है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो एनएससी में इन्वेस्ट किया ये अपन ने क्या नहीं से गलती से बुक्स में डेबिट कर दिया है, तो इसको पहले ऐड करना पड़ेगा और फिर एटीसी में आप उसको माइनस कर सकते हो। चलो अब आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी, अब आपका जो नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम है वो कौन सा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब ये जो हेड है इसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई है ये हेड के अंदर। अब ध्यान से समझो क्या है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब ये आपका फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। कौन सा हेड ऑफ इनकम है, फोर्थ। आप लोगों ने अभी 3 हेड्स पढ़ लिए, लाइन वाइज जाए तो पहला हेड आता है सैलरी, सेकेंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है बिजनेस एंड फोर्थ हेड है कैपिटल गेन्स। हर एक हेड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं पहले, चार्जिंग सेक्शन। सैलरी हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है 15, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22, 28, कैपिटल गेन्स का 45। सो यहां पे जो चार्जिंग सेक्शन नंबर है वो है 45। एंड दूसरी चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो है ईयर ऑफ टैक्स, मतलब आपको कौन से ईयर में टैक्स लगेगा। तो याद करोगे तो सैलरी हेड में आपको टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस, और हाउस प्रॉपर्टी में आपको टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस। सेक्शन 28 है अपना, ऑप्शन इज गिवन टू असेसी। याद आ रहा है, ऑप्शन इज गिवन टू असेसी। अब अपने को पढ़ना क्या है, तो अपने को देखना है सेक्शन नंबर 45 जो है उसके अंदर क्या प्रोविजंस है। सो पहले तो कैपिटल गेन्स का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है 45, एंड कैपिटल गेन्स में आपको टैक्स लगेगा कौन से ईयर में वो हम लोगों को देखना है। अब ध्यान से सुनो, पहले तो सेक्शन नंबर 45 में क्या दिया है, 45 सबसेक्शन 1 है चार्जिंग सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है ना
इसके अंदर आप लोगों को दो कंडीशंस दी गई है। बोलो कितनी कंडीशंस दी गई है? दो कंडीशंस दी है। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई, तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। अब कंडीशन नंबर 1, कैपिटल असेट होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? लाउडर। एंड सेकेंड, वो कैपिटल असेट क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। अगर आपके पास असेट जो है वो कैपिटल असेट है, अब कैपिटल असेट को डिफाइन किया गया इन सेक्शन नंबर 214, एंड अगर कैपिटल असेट क्या हो रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है 247 के अंदर। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी? बोलो सेटिस्फाई। मतलब अगर असेट क्या है? कैपिटल असेट है, प्लस वो असेट क्या हो रहा है? ट्रांसफर। अगर असेट क्या है? कैपिटल असेट है, और वो असेट क्या हो रहा है? ट्रांसफर। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी? अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी? तो आप यूज करोगे सेक्शन नंबर 48। क्या यूज करोगे? बोलो 48। अब 48 क्या है? तो 48 इज फॉर्मेट। क्या है 48? फॉर्मेट। मतलब हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, उसका फॉर्मेट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 48। एंड 48 यूज करके आप क्या निकालोगे? प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, और वो प्रॉफिट या लॉस कवर हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। वो चैप्टर यहां, वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो ये चैप्टर के अंदर आएगा। बट सेक्शन 48 में तुम जाओगे कब? पहले तो दिमाग में वो डालो। तो सेक्शन 48 में तुम जाओगे तब जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। बोलो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती है, तो आप यूज करोगे सेक्शन नंबर 48, और 48 यूज करके क्या कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट या लॉस, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कवर हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। सो आपको कोई पूछे कैपिटल गेन्स में टैक्स कब लगेगा, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बोलो कंडीशन नंबर 1 क्या होना चाहिए? कंडीशन नंबर 2 वो कैपिटल असेट क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती है, तो आप यूज करोगे सेक्शन नंबर, और कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट या, और वो प्रॉफिट या लॉस पे क्या लग जाएगा? आपको टैक्स लग जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। बैठा? ये दिमाग में बैठा आपके? अब फ्रेंड्स, ये जो कंडीशंस है ये सब दी गई है सेक्शन नंबर 45 के अंदर, दो कंडीशन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमें ये तो समझ गया कि कैपिटल गेन्स हेड के अंदर आना कब है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें कौन से ईयर में टैक्स लगेगा। तो अब ध्यान से समझो, व्हाट विल बी योर ईयर ऑफ टैक्स। तो यहां पे रूल बहुत सिंपल है, आपको उस ईयर में टैक्स लगेगा जिस ईयर में आपका असेट क्या हो रहा है? बोलो। सो व्हाट इज योर ईयर ऑफ टैक्स? इट इज ईयर ऑफ, तो यहां पे मैं लिखूंगा ईयर ऑफ टैक्स इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। आपके हाथ से जब ये असेट गया, ट्रांसफर हुआ, वो ईयर में आपको क्या लग जाएगा? टैक्स। सो व्हाट इज योर ईयर ऑफ टैक्स? इट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में आपके हाथ से असेट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, वो ईयर में आपको क्या लग जाएगा? टैक्स। सो ये आपका पहला तो पॉइंट कंप्लीट हुआ, क्या? चार्जिंग सेक्शन एंड ईयर ऑफ टैक्स। कितनी कंडीशंस है चार्जिंग सेक्शन के अंदर? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? सेकेंड कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, देन यू विल यूज सेक्शन नंबर 48 में क्या दिया है, और क्या कैलकुलेट करोगे? और वो प्रॉफिट एंड लॉस पे टैक्स लग जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। एंड कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? जिस ईयर में आपके हाथ से असेट ट्रांसफर हो रहा है। बोलो पहले इतना समझ में आया आपको? अब है ना, ये जो चैप्टर है इसमें ना असेट जो है ना, असेट
पहले तो आप चेक कर लो कि वो कैपिटल असेट है कि नहीं। तो मैं पहले ही लिख देता हूं चलो कि असेट कैपिटल असेट है। अब तुम्हें क्या करना है पता है, कैपिटल असेट को चेक करना है क्या कि क्या ये असेट आपके लिए शॉर्ट टर्म असेट है कि क्या ये असेट आपके लिए लॉन्ग टर्म असेट है। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर हम ये चेक क्यों करते हैं, क्यों चेक करते हैं पहले तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और दूसरा सर ये कैसे पता चलेगा कि असेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। तो पहले मैं बताता हूं असेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, ये कैसे फाइंड करोगे आप। तो ये फाइंड करोगे कि असेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। बोलो किसके बेसिस पे, लाउडर। होल्डिंग पीरियड का मतलब है आपके पास असेट कब से लेके कब तक है, सो आपने कब खरीदा और कब उसको ट्रांसफर किया, तो वो होल्डिंग पीरियड चेक करना है। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड वी विल डिसाइड असेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बट अब क्वेश्चन ये आता है सर ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का बाइफर्गेशन क्यों किया। तो सुनो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का बाइफर्गेशन करने के दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट वो अलग है। मतलब जब आप सेक्शन नंबर 48 देखोगे तो ये फॉर्मेट में आपको दो फॉर्मेट मिलेगी, एक मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए और एक मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा रीजन ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अलग करने का वो ये है कि दोनों के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, टैक्स वो अलग है, टैक्स रेट्स आर डिफरेंट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पता है टैक्स रेट्स पढ़े थे, स्लैब रेट और वो सब। यहां पे आप कुछ नए टैक्स रेट्स पढ़ोगे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, अभी तो पूरा अमेंड हो चुका है वो, सो अपने को वो भी पढ़ना है। सो दो रीजंस के वजह से हमें असेट को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में बाइफरगेट करना पड़ेगा। पहला रीजन क्या है बोलो, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। और दूसरा रीजन क्या है, टैक्स रेट्स अलग अलग है। अब जब भी तुम लोग शॉर्ट टर्म असेट बेचोगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपको गेन आएगा तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या तो आपको लॉस आएगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म असेट बेचा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज अगेन, या तो गेन आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सो असेट जो है, असेट उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पर ये कैसे पता चलेगा असेट शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म, होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे। बोलो किसके बेसिस पे, होल्डिंग पीरियड आपको चेक करना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप असेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करते क्यों हो, कितने रीजन है उसके, क्या डिफरेंसेस है, दो। रीजन नंबर 1 दोनों का, एंड रीजन नंबर 2 दोनों पे टैक्स रेट्स अलग अलग है। क्लियर हुआ यहां तक। अब है ना हम लोग क्लास में कैसे पढ़ेंगे, तो पहले अपन डिस्कस करेंगे नोट नंबर 1, व्हाट इज कैपिटल असेट। नोट नंबर 1 में आपको सिखाया जाएगा कि कैपिटल असेट क्या है, और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा नोट नंबर 2, 3 एंड 4th नोट में आपको मैं सिखाऊंगा व्हाट इज अ ट्रांसफर। मतलब देखो तुम्हें कोई पूछे कैपिटल गेन्स में टैक्स कब लगेगा, तो 1st एंड 4th नोट का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कैपिटल असेट, फिर ट्रांसफर को थोड़ा साइड में रख देंगे, ट्रांसफर बाद में देखेंगे। तो बीच में और दो चीजें क्या आएगी, और आपको एक सिखाऊंगा होल्डिंग पीरियड। क्या सिखाऊंगा बोलो, इससे क्या पता चलेगा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। और उसके पहले मतलब मैं आपको सिखा दूंगा फॉर्मेट भी, फिर ट्रांसफर पे जाएंगे। सो अगर तुम्हें कोई पूछे तो फ्लो ऐसे नहीं है, ये तो क्लास में सिर्फ समझने के लिए फ्लो ऐसा है। तुम्हें कोई पूछे कैपिटल गेन्स में टैक्स कब लगेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए। सेकंड वो असेट, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप होल्डिंग पीरियड चेक करके फॉर्मेट यूज करोगे।
नहीं समझा आपको? सी प्रैक्टिकली क्या होता है, वी चेक वेदर असेट इज कैपिटल असेट और नॉट, असेट इज ट्रांसफर्ड और नॉट. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन यू विल चेक होल्डिंग पीरियड एंड देन यू विल यूज अ फॉर्मेट. मैं क्लास में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं. मैं आपको सिखा रहा हूं पहले व्हाट इज कैपिटल. अब कैपिटल असेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 214 के अंदर. फिर मैं आपको सिखाऊंगा होल्डिंग. इससे क्या पता चलेगा, असेट ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 242A के अंदर. 242A फॉर्मेट दिया गया है सेक्शन नंबर 48 में. अरे ऊपर लिखा था ना 48. एंड ट्रांसफर का डेफिनेशन है सेक्शन 247 के अंदर. सो पहले अपन ये चार चीजें पढ़ेंगे ये चैप्टर में. चार चीजों से हमें समझ में आएगा कि कैपिटल गेन्स कब लगेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर इस चैप्टर के अदर प्रोविजंस देखेंगे क्या है, क्योंकि अभी टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स कैसे लगेगा, क्या है, बाकी और भी प्रोविजंस है. सो वो हम बाद में देखेंगे. सो फ्लो अपना पहले ये रहेगा, पहले ये चार नोट्स कंप्लीट करेंगे. चार नोट से आपको पता चलेगा कि कैपिटल गेन्स में टैक्स कब लगेगा और किस तरह से कैलकुलेशन होता है. ये बोलो समझा? अब ये चैप्टर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफी हुई है. अब तुम्हें जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, जो हर साल बजट आता है, तो तुम्हें जो बजट एप्लीकेबल है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2024. मैंने आपको ये सब फर्स्ट लेक्चर में बोला था, मैं वापस बता रहा हूं सिर्फ. अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, इलेक्शंस थे, तो याद है लास्ट ईयर 2 बार बिल पास हुआ था. कौन सा? वो फाइनेंस एक्ट. जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो 2 बार हुई थी. पहला हुआ था 1 फेब को, उसके बाद इलेक्शंस हुए थे, और उसके बाद जून में रिजल्ट्स आने के बाद 23 जुलाई को सेकेंड बिल पास हुआ. जब भी अमेंडमेंट्स होती है तो पहले एक बिल पास होता है, वो बिल को हम बोलते हैं फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल में जो भी अमेंडमेंट्स होती है आर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स एंड नॉट फाइनल अमेंडमेंट. मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? फिर वो बिल पास होता है थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट साइन करेगा और वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट. तो लास्ट ईयर 2 फाइनेंस एक्ट पास हुई थी. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शंस थे. तो आप लोगों को फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है. फाइनेंस एक्ट 2024, उसमें आप देखोगे तो नंबर 1 एंड नंबर 2 दो होती है ऐसे. सेकेंड वाली कब पास हुई थी? 23 जुलाई 2024. और इसी रीजन के वजह से सम ऑफ द अमेंडमेंट्स इन दिस चैप्टर आर एप्लीकेबल फ्रॉम 23 जुलाई ऑनवर्ड्स. मतलब आपको ओल्ड प्रोविजन भी पढ़ना पड़ेगा एंड आपको न्यू प्रोविजन भी पढ़ना पड़ेगा. अभी जैसे टैक्स रेट्स है, तो टैक्स रेट्स में 22 जुलाई तक अलग टैक्स रेट्स है, 23 जुलाई से अलग टैक्स रेट्स है. तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि अमेंडमेंट है. बैठा दिमाग में बैठा आपके कि नहीं समझा अभी भी? सो आपको कोई पूछे कैपिटल गेन्स में टैक्स कब लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कितनी कंडीशन है यहाँ पे? 2. पहला कंडीशन, सेकेंड कंडीशन. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यू विल यूज सेक्शन नंबर एंड यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर में कवर हो जाएगा. गया भेजे में गया. अब फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैप्टर, बट अगर तुम सारी चीजें लॉजिकली समझोगे ना तो वो इजी हो जाएगी. अब मुझे क्या चाहिए कि तुम्हारे एंड पे तुम थोड़ी सी ना अभी चीजें रिवाइज करना स्टार्ट करो. मुझे नहीं पता तुम्हारा टाइम किधर जा रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट फ्रेंड्स अभी जो टाइम है, अंडरस्टैंड, आपका आई थिंक अभी सबका वेकेशन चल रहा है. अब कॉलेज में तो वेकेशन ही है ना अभी आप लोगों को, एंड आई थिंक अप टू जून 15 तक तो रहेगा, 10-15 तक, ठीक है. अब तुम्हारे पास ये मई मंथ है, जून के 10-12 दिन है. एटलीस्ट अभी जो भी तुम्हारा बैकलॉग है पहले वो क्लियर करो. अगर बैकलॉग नहीं है ना तो स्टार्ट रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब तुम्हें भी पता चल गया है, तुम्हें भी लेवल पता चल गया है कि फाउंडेशन और इंटर में क्या डिफरेंस है. तुम्हें फाउंडेशन में 4 लेक्चर इंटर के रख देते ना तो शायद तुम फाउंडेशन से ही यूटर्न मार देते.
सो फाउंडेशन और इंटर में डिफरेंस तुम जानते हो क्या है? पहले तो अभी जो टाइम है आपके पास, पहले तुम समझ लो ये टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। बीच में बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपकी कॉलेज स्टार्ट, फिर आपका सितंबर जिसकी अटेम्प्ट है उनको तो हालत खराब ही है अभी, और जैन वालों की थोड़े टाइम में हो जाएगी हालत खराब, क्योंकि आपकी बीच में ही कॉलेज एग्जाम्स भी आएगी। अब वो कॉलेज एग्जाम्स में भी नई नई करके भी आपके 7-8 दिन तो चले ही जाते हैं वहां पे। तो वो सब चीजों का प्रोविजन तुम्हें करना पड़ेगा। एंड अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम ये टाइम यूज नहीं करोगे ना, तो तुम समझ लो फिर तुम्हें रिवाइज करना 2 बार या 1 बार, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तुम्हारे पास अभी क्लास के अलावा भी टाइम मिलता है, क्लास के अलावा जितना भी टाइम मिल रहा है ना, एटलीस्ट क्लास को छोड़ के तुम्हारे कम से कम 5 to 6 आवर्स जो है ना, वो डिवोट होने चाहिए टुवर्ड्स योर स्टडीज। 5 to 6 आवर्स। हाँ, तुम बोलोगे कि हम 2 घंटा पढ़े और 1 घंटा पढ़े और 2 सम्स करें, उससे कुछ नहीं हो पाएगा, और एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं आपको अभी बोल देता हूं, एग्जाम्स क्लियर करना है ना, तो एफर्ट्स भी अलग लेवल पे जाना चाहिए। ये 2-3 घंटा पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें ना सॉल्व करने के लिए एट प्रेजेंट कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इंस्टीट्यूट ने, तुम्हें पता है ना, मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए, हर एक सब्जेक्ट के उन्होंने 8-8 पेपर अपलोड किए प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक जगह, हर एक सब्जेक्ट का केस स्टडी बेस्ड सिनारियोस अपलोड हुए, पता है वो आप लोगों को? हर एक केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट में देखोगे तो कम से कम 25 से 30 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है। अब तुम सोचो, तुम उतना भी नहीं कर पाओगे। मतलब ये इतनी सारी चीजें हैं ना, इसमें सिर्फ तुम अगर मॉडल टेस्ट पेपर और एमसीक्यूज भी कर लो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। सो तुम्हारे एंड पे, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हें पता है कि नहीं, कि आधे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये सब अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। मॉडल टेस्ट पेपर, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, कितना कुछ इंस्टीट्यूट मटेरियल दे रहा है। और इस बार तो बेस्ट पार्ट क्या है पता है? हर एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का उन्होंने सोल्यूशन रीजन के साथ दिया हुआ है, रीजन के साथ। आज तक कभी भी रीजंस नहीं लिखे थे उन्होंने, ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने रीजंस भी दे दिए। सो फ्रेंड्स, अगर तुम अभी से ही चीजें नहीं पढ़ोगे, आप सोचो जिसका अटेम्प्ट जैन में है उनके पास तो ये टाइम का आरटीपी, मई का, सितंबर का, और जैन का आरटीपी भी आने वाला है। एमटीपीज आएंगे, मॉक टेस्ट पेपर। सितंबर जिनका अटेम्प्ट है उसको मई का आरटीपी देखना है, मई का एमटीपी देखना है, सितंबर का आरटीपी और सितंबर का एमटीपी देखना है। मॉक टेस्ट पेपर तुम्हें पता है हर अटेम्प्ट में 2 बार होती है मॉक टेस्ट, वो पेपर्स आपको देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम सिर्फ सोचो, अगर तुम प्रॉपरली चीजें प्लान नहीं कर रहे हो, तो तुम किस तरह से फिर आगे बढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे? अभी तुम लोग का कैसा होता है कि एक दिन जोश रहता है, उस दिन पढ़ते हो 5 घंटा, नेक्स्ट डे से वापस आराम से 1 घंटा पढ़ते हो। एवरेज आउट करने जाएंगे तो खत्म, तुम्हारा 7 दिन में 7 घंटा ही हुआ है पढ़ाई। अभी तुम्हारा आई थिंक कल टेस्ट है, अब आधे लोगों ने टेस्ट का पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया होगा। अब तुम आज जाके देखोगे, 4-4 सम्स देखोगे सबके, कल आके उठ के टेस्ट दे दोगे। क्या मतलब हुआ मुझे बताओ? वो चैप्टर्स तो हुए ही नहीं तुम्हारे, वैसे भी वापस देखने पड़ेंगे। एटलीस्ट प्लान योर स्टडीज प्रॉपरली। तुम सोच रहे हो उतनी चीजें इजी नहीं होगी, तुम सिर्फ सोचो 6 सब्जेक्ट्स, आपके जो 6 पेपर्स है, पेपर्स को अगर हम डिवाइड करने जाए तो 8 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आज 8 सब्जेक्ट्स एक साथ तुम्हें 6 दिन में पेपर्स लिखने होंगे, मतलब वो 12 दिन में तुम्हें ये सारे पेपर्स लिखने। एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी। तुम सोचो हर एक सब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है वो देखो सिर्फ। आज तुम टैक्स में देख रहे हो, ये जो टैक्स तुम पढ़ रहे हो दैट इज ओनली 50 मार्क्स। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क्स, तब जाके तुम्हारा एक पेपर बन रहा है 100 मार्क्स का। मतलब तुम अगर दोनों सब्जेक्ट्स को ऐड कर दो, सारे टॉपिक्स ऐड कर दो, तो रफली देयर आर 25 प्लस टॉपिक्स।
इधर ही जब 15 जितने टॉपिक्स यहां पे है, 10 जितने टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्स में होंगे, सब मिला दो कितने टॉपिक्स हो गए आपके? 25 टॉपिक्स हो गए। और एक एक टॉपिक तुम्हें भी पता है कितना डिटेल में तुम लोग पढ़ रहे हो अभी। चैप्टर्स लाइक बिजनेस एंड प्रोफेशन, चैप्टर्स लाइक कैपिटल गेन्स, सैलरी, ये कहां से तुम लोगों से 4-5 घंटे में रिवाइज होने वाला है? अब सोचो कि एग्जाम्स के एक दिन पहले तुम बैठे हो ये पढ़ाई करने के लिए कि चलो अभी हम डीटी पढ़ रहे हैं। तुम खुद सोचो कैसे तुम पढ़ोगे लास्ट डे पे डीटी, क्या पढ़ोगे मुझे बताओ? कुछ प्लानिंग किया है अपन ने? नहीं। तुम लॉ का पेपर दे के आए, तुम्हारा नेक्स्ट पेपर इज डीटी एंड आईडीटी। लॉ का पेपर 5 बजे खत्म हुआ, 6 बजे घर पे आ गए तुम लोग, समझो 6 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक टाइम है, नेक्स्ट डे है, और उसके बाद सुबह का टाइम है। अब उतने टाइम में क्या पढ़ने वाले हो आप लोग? कुछ प्लानिंग है आपके पास? नहीं। अब जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तो आप एग्जाम्स कैसे क्लियर कर सकते हो मुझे बताओ? सो अभी जब पढ़ रहे हो तब एटलीस्ट मार्क, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, मैंने भी उतनी स्टडीज नहीं की थी कि भाई रैंक वैंक आए, बट मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं कि स्टडीज उतनी की थी कि पास तो हो जाऊंगा मैं। बट मैं कुछ रैंक होल्डर्स को जानता हूं, जो लोगों ने, उन लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की थी ना फ्रेंड्स, मतलब एक रैंक होल्डर बोरीवली ब्रांच में पहले थी, उसने एफर्ट्स देखो क्या लिए थे। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स में एक कोई भी एक चैप्टर उठा लो, फॉर एग्जांपल अमालगमेशन है अभी सिलेबस में है। अमालगमेशन के आपको कितने सम्स होंगे पूरे सब मिला के? समझ लो 15-20 सम्स, एग्जांपल 20 सम्स होंगे। अब उसने एफर्ट्स देखो क्या लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 10 एडजस्टमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम देखोगे ना, मेजॉरिटी एडजस्टमेंट क्वेश्चन 1 की होगी, 2 से 3 पॉइंट्स सिर्फ नए होंगे। उसने क्या किया पता है? क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ वो 2 से 3 पॉइंट्स है ना अलग से पेपर पे लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो अलग से वेरिएशन आ रहा था ना वो लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरिएशन, पूरा उसके पास शीट रेडी था विथ क्वेश्चन नंबर कि ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट ऐसा आया तो ऐसा इफेक्ट देना है। अब तुम सोचो अगर उसको अमालगमेशन जैसा चैप्टर रिवाइज करना हो ना, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर। क्यों? सारी चीजें एक पेपर पे 1 आवर या मैक्सिमम 1.5 आवर, सारी चीजें एक पेपर पे लिख के रख दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये एडजस्टमेंट, ये आया तो ऐसा करना है। तुम्हें पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या हमने वो टाइम पे एफर्ट्स ऐसे लिए? मैं तो बोल रहा हूं तुम अगर पूरा का पूरा है ना, 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में से ऐसा 4 टॉपिक पर अभी तुम कर लो जो बड़े बड़े टॉपिक्स है तुम्हारे, तुम्हारा टाइम कितना बचेगा वो सोचो। एंड वो चीज उसने सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं की थी, एवरी सब्जेक्ट। AIR 3 था फाइनल सीए में। सो वो लेवल ऑफ एफर्ट्स तुम्हें देने पड़ेंगे। ये जो तुम्हें डीटी सिनॉप्सिस जो बुक दिख रही है, तुम कभी तुम्हारा डीटी का सिर्फ मॉड्यूल देखो ओपन करके, कितना बड़ा है, कितनी सारी थियरी है, उसको यहां पे कंसाइज करके दिया है। सो ये चीज तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। डायरेक्ट टैक्स में चलो मैंने करके दे दिया है तुम्हें, बट तुम भी तो एफर्ट्स ले सकते हो। सो वो एफर्ट्स लेना अब से स्टार्ट करो। मतलब मैं तुम्हें ये बोलूंगा, कभी भी तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना, थिंक कि तुम ये चैप्टर को लास्ट डे पे कैसे पढ़ोगे। बस कि आज सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारा सैलरी चैप्टर है, सैलरी में चलो तुम्हारे पास नोट्स रेडी है, ये 15-20 पेज में तुम्हारा सैलरी खत्म हो गया, तुमने पढ़ लिया। अब तुम्हें क्वेश्चंस, तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो एक लिस्ट देख लो। तुम्हें जहां जहां पे भी डिफिकल्टी आ रहा है एटलीस्ट वो लिख लो। समझो कि कोई क्वेश्चन है जहां पे डियरनेस अलाउंस दिया, मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कुछ ना बोला हो तो यू कैन राइट एन अजम्पशन, कहीं पे लिख लो। गिफ्ट के केस में 2 व्यूज है, वो सब अपन ने लिखा ही है वैसे तो, बट अगर तुम्हें कोई नया पॉइंट मिल रहा है जहां पे तुम अटक रहे हो ना, वो चीज तुम कहीं ना कहीं नोट कर लो, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन पूरा देखने का टाइम बच जाएगा। अब ये सब चीजें आप कब कर पाओगे? जब अभी तुम पढ़ोगे तब कर पाओगे। तुम है ना दिन में पढ़ाई भले ही एक चैप्टर करो, आधा चैप्टर करो, लेकिन है ना 100% दे दो वो चैप्टर में।
और वो चैप्टर इस तरह से होना चाहिए ना कि तुम जब रिवाइज करने बैठोगे ना आगे जाके फ्यूचर में, तो तुम्हारा टाइम उसमें, अभी रिवीजन में समझो तुम्हारा 4 घंटा जा रहा है ना, क्लास में पढ़ा दिया, अब तुम घर पे पढ़ रहे हो, 4 घंटा गया, तो नेक्स्ट रिवीजन इट शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर। उस हिसाब से तुम्हारा चैप्टर होना चाहिए। तुम 10 बार ये थियरी पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है। बस सम सॉल्व करते जाओ, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है सम सॉल्व करो। आज टैक्स में जितने हो सके ना सम सॉल्व करो बस। आज तुम लोगों ने सैलरी में नई नई करके भी रफली 35 जितने सम सॉल्व किए, देख लेना तुम लोग। तो आज तुम्हें मेजोरिटी सैलरी याद है। हाउस प्रॉपर्टी में भी सेम किया है अपन ने। तो मैं तुम्हें वही बोल रहा हूं, वो प्रैक्टिस चालू रखो अभी, नॉट इन टैक्स बट इन एवरी सब्जेक्ट। बट तुम्हारे एंड पे जब भी तुम पढ़ने बैठो, कोई भी, तुम भले ही 4 दिन लगाओ एक टॉपिक पढ़ने में, बट वो टॉपिक ऐसा पढ़ो ना कि तुम्हें लास्ट डे पे फिर पता हो कि ये टॉपिक मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स में कर सकता हूं। तुम लास्ट डे का सोच के ना कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बोला, एक समरी नोट्स हो जाए कि आज सपोज के अमालगमेशन में 50 एडजस्टमेंट होगी, उसके अलावा तो एडजस्टमेंट होगी भी नहीं, तो लिख लो ना सारी एडजस्टमेंट एक पेज पे, हो गया तुम्हारा अमालगमेशन टॉपिक खत्म। या समझो कि एफएम है, तो एफएम में तुम लोगों को रेशियो एनालिसिस पहला चैप्टर आता है, तो वो रेशियो एनालिसिस में सारे रेशियोज एक साइड लिख लो, प्लस हर एक सम में क्या क्या वेरिएशन है वो एडजस्टमेंट्स लिख लो एक जगह पे, हो गया तुम्हारा चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तुम्हारे एंड पे चीजें इस तरह से अभी पढ़ाई स्टार्ट होनी चाहिए। और तुम सोचो, ये तुम्हारे पास अभी जो पीरियड है ना, वो गोल्डन पीरियड है, ये पीरियड वापस नहीं आने वाला है। कॉलेज नहीं है अभी, सिर्फ क्लास है, क्लास के अलावा तुम्हारे पास टाइम रहता है पढ़ाई करने का। थोड़ा सा 1 साल या जो भी तुम्हारा जब भी एग्जाम है, जिधर तक एग्जाम है तब तक टाइम पास नहीं करोगे ना, वो चलेगा। एक बार अच्छे मार्क्स लेके क्लियर करो एग्जाम्स, ताकि एटलीस्ट आपका आर्टिकलशिप एक अच्छी फॉर्म में स्टार्ट हो जाए। सो वो टारगेट के साथ अभी चलो, तो ही अपन एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। सितंबर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, यही समझ लो। अभी जनवरी वाले जो भी है, तुम्हारा अभी पोर्शन काफी कुछ हो चुका है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो प्लानिंग, क्योंकि तुम्हारे साथ सितंबर वाला बैच बैठ रहा है, उनको पूछ लो उनकी क्या हालत है। मतलब देने एग्जाम्पल की जरूरत, तुम्हारे सामने ही एग्जाम्पल थे। आज उन लोगों का आई थिंक ग्रुप 1 तो हो चुका ना, सितंबर जिन लोग का है, हाँ ग्रुप 1 2 हो गया है, सॉरी ग्रुप 1 चल रहा है, राइट। तो 2 हो चुका है और ग्रुप 1 अभी चल रहा है। सो बाकी सब भी आप देख लो, जो ग्रुप 1 जिनका बाकी है, सॉरी ग्रुप 2 बाकी है, उसमें आई थिंक ऑडिट चल रहा है आप लोगों का, बट बाकी तुम्हारा अभी भी एफएम कॉस्टिंग वो सब बाकी है, वो सब भी इतना ही बड़ा है वापस से। सो प्लीज पढ़ाई स्टार्ट करो, एंड इधर आके टेस्ट लिखो, टेस्ट से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां पे खड़े हो। अभी कल आपका सैलरी और इसका टेस्ट है, आपको मैं अभी बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से ही है, देखते आपके उतने राइट आ रहे हैं कि नहीं पहले तो, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्वेश्चन बुक में भी है ना, उसमें भी आप गलती करोगे। सो देखो, कल पेपर बराबर से लिखना, पेपर देना, कुछ भी हो जाए, मतलब भले ही पर अपने को मार्क्स 5 मार्क्स भी क्यों ना है, पर पेपर देने आने का है सबको, बराबर है। अब आज आप लोगों को सैलरी का सबमिशन है, आप सब मीता मैडम को सबमिट कर देना। जिसने भी सबमिट नहीं किया, आपके घर पे फिर कॉल जाएगा, बराबर है। जिसने भी सबमिट नहीं किया है उसके घर पे, और आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा मंडे को, अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो, और मैं बड़ा चढ़ा के बोलूंगा फिर कि आपका बेटा बेटी पढ़ ही नहीं रहा है, क्लास में ध्यान ही नहीं है। तो मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोलूंगा ना कि आपके पेरेंट्स आपकी धुलाई कर देंगे फिर। सो वो चीज ध्यान में रखना। सो सबमिट कर देना, मैंने मीता मैम से बात कर ली है, होमवर्क वहां पे सबमिट हो जाना चाहिए। नहीं किया तुमने तो फिर कॉल जाएगा घर पे। अब आप लोग सिर्फ ये पार्ट लिख लो, फिर लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कैपिटल गेन्स अपन कंटिन्यू करेंगे।